नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के अभ्यास 5B के सवालों को देखें। उन सवालों को देखने के पहले, करने के पहले हमें कुछ चीज़ें दोहरा लेनी होंगी, जान लेनी होंगी। इसमें है, इसके पहले हमने पढ़ा था बीजगणितीय अवधारणाएं। उसके बारे में हमने पढ़ा था चर संख्या, अचर संख्या, और उसी पे बेस्ड हम आगे के सवालों को देखेंगे, जिसमें हम अक्षर संख्याएं और संख्याओं दोनों को मिला करके कैसे हम अपनी मूल संक्रिया को कर पाएंगे। उसको करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम उनका योग करेंगे, संख्याओं और अक्षर संख्याओं को मिलाने का। संख्याएं और अक्षर संख्याओं का योग से जान ही रहे हैं, प्लस जोड़ना। संख्याएं हमारी जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी सो ऑन। अक्षर संख्याएं हमने बात किया था बीजगणितीय अवधारणाओं में, जैसे x y z a b c का ख ग सो ऑन। कुछ भी अक्षर संख्याएं ये हैं जिसके हम किसी भी वैल्यू को मान लेते हैं, या हमें जो संख्या नहीं पता है उसके लिए हम मान लेते हैं। इसकी बात हम करेंगे। अब इन सब को हम देखेंगे योग, संख्याओं और अक्षर संख्याओं का योग, इसकी बात करेंगे। अगर हम कोई दो संख्या दी हुई है, एक संख्या हमारी 10 और अक्षर संख्या x दी हुई है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इसको हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 10 धन x, ये जुड़ जाएगा। और अगर वही संख्या होती 10 और 10 होता तो हम इसको क्या करते? फटाक से जोड़ के 20 लिख देते। लेकिन यहाँ पे एक संख्या है और एक अक्षर संख्या है, इसलिए हम इसको 10 धन x के रूप में व्यक्त करेंगे। इसी तरह यहाँ पे योग की बात हुई है। अब हम घटाव की बात कर लेते हैं। घटाव यानी कि ऋण, किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाना। मान लिया 10 में 5 हमें घटाना है, बराबर 5 आ जाएगा। लेकिन हम अगर 10 में किसी अक्षर संख्या x को घटाना है तो ये यही आएगा, क्या? 10 10 ऋण x के रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे। ये हमारा घटाव है संख्याओं और अक्षर संख्याओं के साथ। अब इसी घटाव की बात हो गई। अब हम गुणा की बात कर लेते हैं। गुणा, संख्याओं और अक्षर संख्याओं का गुणा। गुणे का निशान ये, अगर संख्याएं हमारी 5 है और अक्षर संख्या x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणे x, या इसको हम 5x लिख सकते हैं। इसमें जो है गुणे का जो निशान होता है वो नहीं भी लगाया जाता है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये गुणे की बात होती है। इसी तरह जैसे 10 और का गुणा है, तो इसको हम 10 का लिख सकते हैं। ये हो गया हमारी संख्याओं और अक्षर संख्याओं का गुणा। अब आगे हम देखेंगे भाग की संक्रिया। भाग की हम देखते हैं। भाग का निशान ये होता है, ठीक है, और हम बटे में भी करते हैं। संख्याएं हमारी कोई भी संख्या हो गई, मान लेते हैं हमारी संख्या 15 है और अक्षर संख्या x है। हमें 15 को x से भाग देना है। किसको? 15 को x से भाग देना है, तो हम इसको 15 भागे x इस तरह लिख सकते हैं, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 15 बटे x, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भाग की संक्रिया हो गई संख्याओं और अक्षर संख्याओं के साथ। अब हम पहला सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। पहला पॉइंट क्या है? 6 और x का योगफल। 6 और x का योगफल यानी कि संख्या और
अक्षर संख्या का योगफल। हम इस कैसे करेंगे, हल में देखेंगे। 6 योगफल धन और x, इस हो जाएगा क्या 6 धन x। 6 और x का योगफल क्या हो जाएगा 6 धन x। दूसरा सवाल है इसी में का, x में से 7 घटाने पर शेष। x में से 7 घटाना है, अगर 7 में से x घटाना होता तो हम क्या कर देते 7 माइनस x, यानी कि 7 ऋण x। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है x में से 7 घटाना है, यानी x हम पहले लिखेंगे, घटाने का निशान और 7, यानी कि x ऋण 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, x का 1/3, x का 1/3, x का 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो जाता है 1/3, आधा 1/2, यही होता है ना। तो x का 1/3 यानी कि x इंटू 1/3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं की चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, उसमें एक लाइन खींची हुई जिसे त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या अपूरा होता तो वो व्यास होता। पहला सवाल क्या है इसका, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, इसको हमें मूल संक्रियाओं के रूप में व्यक्त करना है। व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, व्यास मान लेते हैं ये पूरा, अगर यहाँ से पूरी एक लाइन खींची होती तो व्यास हो जाता। वो व्यास को हम मान लेते हैं क्या a, और उसकी त्रिज्या कितनी है r। कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, यानी कि a बराबर व्यास a बराबर इसकी त्रिज्या r है, r का दूना यानी कि 2r, 2r, यानी कि व्यास बराबर कितना हो जाएगा 2r, यही हमारा क्या हो जाएगा मूल संक्रिया। दूसरा क्या है इसका, वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये वर्ग होता है। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल। मान लिया इसकी भुजा, एक भुजा x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x और ये भी x। क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। अब हम देख लेते हैं इसको, वर्ग का परिमाप उसकी भुजा x का कितना गुना होता है 4 गुना होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 4x, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत की बात करें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। माना कि ये a है तो ये b होती, दोनों अलग अलग होती हैं। क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल उसकी क्या होता है, लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है। लंबाई हमारी b है और चौड़ाई क्या है a है, इसका क्या हो जाएगा ba, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। विक्रय मूल्य यानी कोई चीज हम खरीदते 2 रुपए में है और वो चीज हम जो है 3 रुपए में बेच देते हैं, यानी कि बेचने वाली चीज विक्रय, जो बेचने वाला मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य, और खरीदने वाला मूल्य होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे कितना था 2 रुपए, लेकिन हमने बेचा कितने का 3 रुपए, तो हमें कितने का लाभ हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। हम उसी को देखेंगे, हम लाभ अगर हम लाभ को I से व्यक्त करें, विक्रय मूल्य यस और क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य C से। क्या कह रहा है? अंतर के बराबर होता है जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि ये हमारा यश जो है क्या होता है? अधिक होगा। यानी कि क्या हो जाएगा? आई लाभ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाने पर प्राप्त होता है या इसके अंतर के बराबर होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम आगे का सवाल तीसरा एक क्या कह रहा है? एक टोकरी में 50 आम है। एक टोकरी में कितने आम है? 50 तथा दूसरी टोकरी में x आम है। मान लेते हैं एक टोकरी और ये दूसरी टोकरी, इसमें 50 आम है और इसमें x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? सवाल ये पूछ रहा है कि इस टोकरी से कितने आम अधिक हैं। अगर यहाँ पे हमें संख्या पता होती, मान लिया यहाँ पे 30 है, तो फट से हम क्या करते? 50 में से 30 घटा के बता देते कि इस टोकरी में कितने आम अधिक है? 20 आम अधिक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है? अक्षर संख्या है। इस अक्षर संख्या को हमें व्यक्त करना है, बताना है कि इस टोकरी से इस टोकरी में कितने आम अधिक है। चलिए हम देखते हैं हल इसका। कितने आम अधिक है? अधिक आम। पहली टोकरी में कितने हैं? 50। दूसरी टोकरी में कितने हैं? x। घटाने की बात हम कर रहे हैं। ये क्या हो गया? अभी जैसे हमने कहा ना इसमें 20 होते या 30 होते आम, तो फट से हम निकाल देते कि इसमें कितने आम अधिक हैं। उसी तरह ये x है तो 50 में से x घटा देंगे तो जितने आम अधिक हैं वो हमें पता चल जाएगा। यही हो गया क्या हमारा आंसर। तीसरे का दूसरा सवाल। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिसमें x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर के 100 बच्चे हैं एक विद्यालय में, उसमें x बच्चे स्कूल नहीं आए, तो जितने आए हैं उसकी संख्या हमें बतानी है। क्या करेंगे? जितने कुल विद्यालय में कुल बच्चों में से जो जितने बच्चे नहीं हैं उनको क्या करेंगे? घटा देंगे। माना कि x छात्र अनुपस्थित है, यानी कि एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, तो उपस्थित छात्रों की संख्या निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे? कुल छात्र में से कितनी अनुपस्थित छात्रों की संख्या घटा देंगे। अनुपस्थित छात्र कितने हैं? x। तो कुल छात्र कितने हमारे? 100 और ऋण x, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 100 ऋण x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल। संलग्न चित्र में आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। आयत का परिमाप लिखिए। आयत में 2 भुजाएं आसन्न भुजाएं, यानी कि ये और ये भुजाएं। ये क्या है? ये x मीटर है और ये y मीटर है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगी, ये y मीटर है तो ये भी y मीटर होगी। और हमें क्या निकालना है? इसका आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो यानी कि 2 आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हो जाएगी? क्या ये कैसे लिखा? अगर हम देखा जाए, अगर सिंपल वे में देखें तो y प्लस x प्लस x, ये हो गया। यानी कि 2y है और 2x है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसका क्या, अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो x प्लस y, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? एक गुब्बारे का मूल्य कितना है? x पैसे।
चीज हमें 2 रुपए की मिलती है तो 2 चीज कितने मिलेगी? 4 रुपए की। 3 चीज कितने की मिलेगी? 6 रुपए की। यानी क्या किया हमने? गुणा किया है। उसी तरह इसमें भी देखेंगे, एक गुब्बारे का मूल्य क्या कितना है? x पैसे। तो 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? हम लोग देख लेते हैं हल में। एक गुब्बारे का मूल्य कितना है? x पैसे। तो कितने गुब्बारे का मूल्य हमें निकालना है? 12। 12 गुब्बारे का मूल्य क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यानी कि 12 गुणे x, ये क्या हो जाएगा? 12x पैसे। यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। 6वां सवाल, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं। आपकी कक्षा है, उसमें कुल कुछ विद्यार्थी होंगे 50, 60, 30, 35, जिस एक क्लास में जैसे बच्चे हों। लेकिन इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? x विद्यार्थी हैं। तो एक ही क्लास में कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, यानी कि बालक बालिकाएं। ठीक है, यहाँ पे बालिकाओं की संख्या दी हुई है कितनी? 1/4। यानी कि कुल संख्या जितनी है उसका चौथाई जो होता है वहां वो कौन सी है? वो बालिकाएं हैं। ये हमें निकालना है। एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, टोटल x विद्यार्थी और 1/4 बालिकाएं हैं। 1/4 मतलब 1/4। लेकिन हमें किसका? x का, कुल बच्चों का 1/4 निकालना है। क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? x विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं? x है। बालिकाएं कितनी हैं? 1/4, यानी कि 1/4। और ये एक पूरा है, यानी कि x क्या हो जाएगा? x का 1/4। ये क्या हो जाएगा? x/4। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 7वां सवाल, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। वर्ग, यहाँ पे वर्ग की बात होती है। वर्ग मतलब जिस चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, सब होगा। और परिमाप हमें निकालना है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। हम देखते हैं यहाँ पे, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। अब देखिए, इसमें एक भुजा है, यानी सारी भुजा a सेंटीमीटर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a धन a धन a धन a। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितने a हो गए? 1 2 3 4, यानी कि 4a सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 8वां सवाल क्या है? लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु, राधा की आयु के पदों में लिखना। लीला राधा की छोटी बहन है, यानी कि लीला क्या है? बड़ी है, और राधा छोटी है। कितनी छोटी है? 6 वर्ष छोटी है। अब हमको यहाँ पे मान लेते हैं, माना राधा की आयु x वर्ष है, x वर्ष है। लीला छोटी है, कितनी? 6 वर्ष है। यानी कि हमें राधा की आयु में से 6 वर्ष अगर हम घटा दें तो हमें लीला की आयु मिल जाएगी। तो हम निकालते हैं, लीला की आयु बराबर राधा की आयु
ऋण 6। हम राधा की आयु यहाँ कितना माने हैं, x ऋण 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, कितनी आ जाएगी। माना कि राधा की आयु 10 वर्ष है और लीला जो है उससे 6 वर्ष छोटी है, तो 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 वर्ष आ जाएगी। यानी कि कितनी, लीला कितने वर्ष की हो जाएगी, 4 वर्ष की हो जाएगी। और लेकिन हमें यहाँ नहीं पता है वो कितने वर्ष की है राधा, उसी की जगह पे हमने क्या माना, x माना। तो ये क्या हो जाएगा, x ऋण 6 वर्ष। 9वां सवाल, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, उन्होंने x लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिए, शेष लड्डुओं की संख्या बतानी है। अब हम ये देखते हैं कि 16 लड्डू उन्होंने टोटल बनाए थे, उन्होंने मेहमानों और परिवार के सदस्यों को कितने लड्डू दे दिए, x लड्डू दे दिए। अब शेष लड्डुओं की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, कुल में से यानी कि 16 लड्डू में से x लड्डू यानी कि जितने खर्च हुए उसको घटा देंगे, तो जितने बचे हैं वो हमें मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, शेष लड्डुओं की संख्या बराबर टोटल में कितने, 16 ऋण x, यानी कि कितनी बचे, 16 ऋण x लड्डू हमारे शेष बचे। यही हमारा आंसर होगा।